सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग फेडरलिज्म जो कि सिविक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि डिस्कशन हमारा लगभग पिछले 4 सेशन से लगातार चल रहा था, उसके देखने वाले हैं एमसीक्यूज को। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से संबंधित, उसको हम लोग आज के सेशन में 10 से 15 मिनट पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के डिस्कशन को। बात करें अब तक की जर्नी की, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ है अब तक के सेशन में कि फेडरलिज्म क्या होता है। फिर हमने देखा उसके टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म को, जिसमें टाइप्स ऑफ फेडरेशन हमने देखा कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। साथ ही साथ हमने फेडरलिज्म के फीचर्स को देखा कि एक कंट्री को अगर खुद को फेडरलिज्म कहलाना है, कि अपने आप को फेडरल कंट्री कहलाना है, तो उसको कौन कौन से फीचर्स उस देश में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो 7 फीचर्स के बारे में हमने देखा। साथ ही साथ उसके बाद हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि संवैधानिक रूप से किसी तरीके से संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री या इंडिया हैज फेडरलिज्म। ये शब्द का कहीं यूज तो नहीं, लेकिन बट आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। शब्द का उल्लेख तो नहीं, लेकिन जितने भी फीचर्स एक फेडरल कंट्री के होते हैं, फेडरलिज्म के होते हैं, वो सभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद हमने देखा कि अगर ठीक है भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस अगर हुई है या भारत एक फेडरल कंट्री है, देन हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, जिसको हमने 3 एस्पेक्ट में देखा, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के माध्यम से हम इस बात को कंक्लूड कर पाए कि इंडिया में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। एंड द लास्ट पॉइंट जो कि हमने कल के सेशन में डिस्कशन किया था, इसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का भी केंद्रीकरण। यानी कि 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट किया करती थी, सेंट्रल और स्टेट। इसके बाद इतनी बड़ी डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने के लिए और 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, इसकी भी नीड इंडिया के कॉन्टेक्ट में पड़ जाती है, क्योंकि इसके तमाम कारण भी दिए गए। क्योंकि लोकल लेवल प्रॉब्लम को एक लोकल व्यक्ति ही अच्छे तरीके से जानता है, समझ सकता है, मैनेज कर सकता है। इसी रूप में हमें डिसेंट्रलाइजेशन के रूप में हमें लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को देखा। सभी स्ट्रक्चर को, इसके फॉर्मेशन को, इसके सिस्टम को बाकायदा लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कशन करा हुआ है। अभी जब हमने पूरा डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ लिया, तब हम इस बात को कंक्लूड कर पाए कि बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कुछ आपके फायदे भी हुए और कुछ अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं। फायदे क्या हुए कि लगभग 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर्तमान में हमारे पूरे ऑल ओवर द इंडिया में लोकल गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। और चैलेंजेस क्या है कि आज भी ग्राम सभा रेगुलर हेल्ड नहीं होती है। आज भी लगातार इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन ग्राम सभा जो सुपरविजन काम करती है वो अच्छे तरीके से कर नहीं पाती है और करते भी नहीं है। सो इसी के साथ हमने फेडरलिज्म जैसे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के सभी एस्पेक्ट को प्रीवियस 4 लेक्चर्स में प्रीवियस 4 वीडियोस के माध्यम से हमने लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डिस्कशन किया। आज हम लोग देखने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जितने भी इस चैप्टर से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहीं से आपका शुरू होता है विदाउट एनी फर्दर डिले कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो किस देश के पास फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इसका आंसर में अगर देना है तो आप सीधे डायरेक्ट दे सकते हैं। यूएसए की बात करें तो यूएसए में फेडरल सिस्टम है और वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया में ऑलरेडी, रशिया में भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर कि इंडिया, यानी कि नन ऑफ द एबव, इन सभी देशों में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट किया करती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि the federal system of government has dual objective to safeguard and promote the unity of the country while at the same time to accommodate the regional diversities। जब हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को, तो इसमें 7वां फीचर यही दिखा था कि 2 डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म होते क्या हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटीज। ये 2 प्रमुख डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके, ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, या एक ऐसा देश जिसमें कि फेडरलिज्म एग्जिस्ट किया करता है। तो ऑप्शन नंबर इसकी बात करें कि पूछ रहा है कि द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट हैज डुअल ऑब्जेक्टिव, ये होते हैं। बताओ ये सही है कि गलत? तो सही है कि गलत आपको बताना है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि यही दोनों डुअल ऑब्जेक्टिव हैं किसके, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। चूंकि सभी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, तो आप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, हम लोग टिक करते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें
लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल कौन है? तो यूएसए जो है कमिंग टुगेदर है, ये होगा नहीं। आपका स्विट्जरलैंड भी वही है, नन ऑफ द एबव तो होगा नहीं। इंडिया जो क्या है, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सभी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात कर रहा है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। देखिए जब हम टाइप्स ऑफ फेडरेशन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ फेडरेशन। टाइप्स ऑफ फेडरेशन तो हमने देखा था कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर में हमने एग्जांपल देखा था यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और होल्डिंग में वहीं पे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम को देखा था। तो थोड़े थोड़े फैक्ट आपको याद करते हुए चलने चाहिए। तो यूएसए, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया, नन ऑफ द एबव, तो ये दोनों होल्डिंग है, साथ ही साथ इंडिया भी क्या है? होल्डिंग है। लेकिन ये क्या है? कमिंग टुगेदर। तो वही पूछा है कमिंग टुगेदर फेडरेशन कौन सा होगा? तो यूएसए इज द राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग एंड इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। अब जब आप पढ़ रहे थे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट या डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जो ज्यूरिसडिक्शन है, तो उसमें आपने 3 लेवल पढ़े। कितने लेवल पढ़े? 3 लेवल। एक आपने देखा यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, एक आपने देखा स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और एक आपने देखा कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन, लेजिस्लेटिव पावर पे कैसे काम कर सकते हैं, इन सभी बातों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो पूछ रहा है कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा मुद्दा शामिल होता है। तो पहला लिखा है बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस ऑफ द कंट्री, ऑल ऑफ द एबव। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये तीनों मुद्दे क्या हैं, आपके यूनियन लिस्ट से संबंधित है। यूनियन लिस्ट है यानी बैंकिंग भी यूनियन गवर्नमेंट के लिस्ट में आता है, फॉरेन अफेयर्स भी, डिफेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट चूंकि क्वेश्चन को इसीलिए दे दिया गया है क्योंकि आपको सभी लिस्ट के बारे में सभी एग्जांपल याद होने चाहिए, क्योंकि बेसिकली 1 से 2 नंबर में कभी कभी पूछ देता है कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट में कौन आते हैं, रेसिडरी में कौन आते हैं, स्टेट में कौन से आते हैं, कंकरेंट में कौन आते हैं। तो सब पे एक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे तो वो भी चीजें हमारा क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। अब स्टेट लिस्ट की बात कर रहा है तो एग्रीकल्चर भी आपका उसी पॉइंट में आता है, इरिगेशन, पुलिस, ट्रेड, ये सभी आते हैं स्टेट लिस्ट में, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। कर रेसिडरी सब्जेक्ट आपकी बार पूछ रहा है कि हु हैज द पावर टू मेक द लॉ ऑन द रेसिडरी सब्जेक्ट, यानी जो रेसिडरी सब्जेक्ट होते हैं उस पर पावर बनाने का अधिकार किसके पास होता है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि रेसिडरी सब्जेक्ट क्या होते हैं। रेसिडरी सब्जेक्ट क्या होते हैं? रेसिडरी सब्जेक्ट वो होते हैं जो ऐसे मुद्दे जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जिन पे कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, यानी वो मुद्दे जो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, उनको किस लिस्ट में रखा गया है? रेसिडरी सब्जेक्ट में। किस में रखा गया है? रेसिडरी सब्जेक्ट में। तो ऐसे मुद्दे जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं उनको हम लोग रेसिडरी सब्जेक्ट में रखें, क्योंकि ये मुद्दे तब आए संविधान बनने के बाद आए, और इस पे सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनियन गवर्नमेंट। क्या बोल सकते हैं? यूनियन गवर्नमेंट। सिर्फ केंद्र सरकार के पास पावर होती है कि रेसिडरी सब्जेक्ट पे, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी कानून है, जो भी प्रावधान होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट तो होगी नहीं बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं होगा, नन ऑफ द एबव नहीं होगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? यूनियन गवर्नमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, और इस क्वेश्चन में दिख रहा है हमको विच आर द स्टेट इन इंडिया एंजॉय स्पेशल स्टेटस। ये सभी स्टेट दे रहे हैं इंडिया के, पूछ रहा है कि कौन से स्टेट्स स्पेशल स्टेटस को एंजॉय करते हैं। तो पहला ऑप्शन है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ये सभी एथनिक, जब हम पढ़ रहे थे कंपोजिशन, तो उसमें हमने देखा था कि ये सभी अपने एथनिसिटी की वजह से स्पेशल स्टेटस को क्या करते हैं? एंजॉय। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो लिखा है कि बिसाइड हिंदी देयर आर अदर कितनी लैंग्वेज, देयर आर अदर कितनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के शेड्यूल्ड लैंग्वेज में, इंडिया के शेड्यूल्ड लैंग्वेज में
शेड्यूल लैंग्वेज में टोटल आपकी 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं, जिसमें हिंदी को अगर आप लेते हैं, हिंदी के अलावा 21 भाषाएं, कितनी भाषा हैं? दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी भाषा हो जाएंगी? 22 भाषाएं। यानी कि 8th शेड्यूल में, कितने कौन से शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसको हमने पढ़ा था कि अगर कोई सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन है, कोई भी ऐसे कैंडिडेट जो सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन को देना चाहता है, तो वो इस 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा को क्या कर सकता है? चूज करके अपने एग्जामिनेशन को दे सकता है। तो टोटल 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें तो हिंदी के अलावा, क्या बोल रहा है? हिंदी के अलावा कितनी भाषाएं होंगी? तो हिंदी के अलावा 22 तो टोटल होती हैं, लेकिन हिंदी के अलावा कितनी होती है? 21। तभी तो आप जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 22। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इज द क्या राइट आंसर। हिंदी के अलावा टोटल 21 भाषाएं हैं 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारत की शेड्यूल लैंग्वेज टोटल कितनी है? 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। कितनी है? 22। हिंदी के अलावा 21। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। चूंकि सभी टॉपिक्स पे हम लोगों ने बकायदा एलिब्रेशन के साथ एक एक टू द पॉइंट डिस्कशन करा हुआ है, तो प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं और उसको देखने के बाद आपको एक एक क्वेश्चन इसी तरीके से फ्लो में आते जाएंगे और आप उसको तैयार करते चले जाएंगे। सो स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statements are true about the federalism system of government? Federal system of government। कौन सी बातें सही हैं एक फेडरल गवर्नमेंट के लिए? एक फेडरल गवर्नमेंट के लिए क्या कौन कौन सी बातें सही हो सकती हैं? थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, इसके लिए आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। चूंकि एमसीक्यू है, ज़्यादा समय देने का मतलब समय की बर्बादी है, तो हम लोग तत्काल एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे तो आंसर टू द पॉइंट देते जाएंगे। लिखा है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। दूसरा लिख रहा है कि इन फेडरलिज्म देयर इज अ यूजुअल मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंटायर कंट्री। In federalism, there will be a government at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administering of their states. All of the above. क्या लगा आपको? पढ़ने के बाद क्या लगा आपको? फेडरलिज्म की डेफिनेशन, ये पूरी बात क्या लिखी हुई है? फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या होता है? जब पावर सेंट्रल अथॉरिटी और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री के बीच में क्या हो? डिवाइडेड हो, तो उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। क्या पूछ रहा है? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ये कौन सा सही है? तो पहली बात तो बिल्कुल सही है कि पावर बटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पावर बटी होनी चाहिए। किसके बीच में? सेंट्रल और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। दूसरी बात, फेडरलिज्म में क्या होता है कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कम से कम 2 लेवल की सरकार होनी चाहिए। ये बात भी सही है। फेडरलिज्म की बात करें तो एक गवर्नमेंट क्या होती है? प्रोविंस लेवल पे होती है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट को देखती है, प्रतिदिन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यों को करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तीनों बातें एक फेडरल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में बिल्कुल सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। ये तीनों बातें क्या हैं? सही। तीनों बातें बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सी बातें सही हैं? यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सी बातें सही हैं? आपका बेल्जियम, श्रीलंका, बोथ श्रीलंका एंड बेल्जियम, नन ऑफ द अबव। यानी कि यूनिटरी सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसका कौन सा परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है? क्या बेल्जियम में क्या यूनिटरी सिस्टम था? तो बिल्कुल ये गलत जवाब है, क्योंकि बेल्जियम ने तो पावर को एकोमोडेट किया था। श्रीलंका एंड बेल्जियम, नन ऑफ द अबव। दोनों तो नहीं है, बेल्जियम भी नहीं है, यानी कि राइट आंसर का क्या हो गया? श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम था, क्योंकि सिन्हाला गवर्नमेंट जो बनी थी वो सिर्फ सिन्हाला एप्लीकेंट्स को, सिन्हाला कम्युनिटी को ही क्या कर रही थी? प्रोटेक्ट कर रही थी। उसी के बारे में, उसी के इंटरेस्ट, नीड, कंसर्न पे काम कर रही थी। यानी पूरी पावर कंसंट्रेटेड थी सिन्हालीज के पास, तो उसको बोल सकते हैं यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यानी श्रीलंका इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। हम अभी लास्ट हेडिंग हमने कल पढ़ा था कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित कर दी गई थी। कितनी सीटें क्या कर दी गई थी? आरक्षित कर दी गई थी। 1/4, 1/3, हाफ, 1/5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/3। 1/3 इसका क्या है? राइट। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए क्या कर दी गई? रिजर्व कर दी गई पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज में, यानी कि लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीटें क्या कर दी गई? रिजर्व कर दी गई। विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज मोस्ट कॉमनली रेफर टू फेडरलिज्म।
मतलब फेडरलिज्म के विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज मोस्ट कॉमनली रेफर टू एज फेडरलिज्म। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं पावर शेयरिंग के, उसमें से किस फॉर्म को हम लोग रेफर करते हैं एज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम लोग जानते हैं जब हम पावर शेयरिंग जैसे चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, जब पावर डिफरेंट लेवल पे बढ़ जाए तो उसी को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, उसी को फेडरलिज्म बोलते हैं। यानी कि इसको हम लोग समझ चुके हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, आर्गन्स में पावर बटी होती है। क्या होती है, आर्गन्स में बढ़ती है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस करते हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को ही बोलते हैं क्या, पावर बटना लेवल्स में। किसमें बटना, लेवल्स में। पावर जब लेवल्स में बढ़ती है तो उसी को ही तो हम लोग बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्या हो सकता है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करें कि सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स इन, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित जो मुद्दे हैं वो किस लिस्ट में आते हैं, यूनियन में आते हैं कि स्टेट में आते हैं कि कॉन्करेंट में आते हैं, रेसिडरी में आते हैं। तो ये यूनियन में नहीं आते हैं, स्टेट में नहीं आते, कॉन्करेंट में नहीं आते, किस में आते हैं, ये रेसिडरी सब्जेक्ट। अभी जस्ट हमें प्रीवियस क्वेश्चन को भी करा हुआ है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं, वो किस लिस्ट में आती हैं, तो वो आती हैं रेसिडरी सब्जेक्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व, यानी पंचायती राज में इन्वॉल्व क्या क्या होता है, विलेज, स्टेट और यूनियन। तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। विलेज तो आता है लेकिन स्टेट और यूनियन नहीं आते हैं। यूनियन तो बिल्कुल नहीं आता है। विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ये भी कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। विलेज एंड स्टेट, ये भी कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखा जाए तो विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो पंचायती राज वाला सिस्टम है गांव से कहाँ तक जाता है, गांव से जाता है डिस्ट्रिक्ट तक। कहाँ तक जाता है, डिस्ट्रिक्ट तक जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया जो से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उसको थोड़ा सा आप देखिए। आइडेंटिफाई दोज which hold true for decentralization after 1992, मतलब 1992 के बाद लिख रहा है कि कौन सी बातें सही हैं, थोड़ा उसको आप होल्ड करिए, उसको देखिए, उसको पहचानिए कि जो बातें 1992 के बाद आई उनको थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई करिए। यानी कि 1992 के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए लोकल गवर्नमेंट में, फेडरलिज्म में, थोड़ा सा उसको आप एक बार आइडेंटिफाई करिए। जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, क्या, कब, 1992 के बाद जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इन सभी में से क्या है, सही है। तो पहली बात क्या है, पहली चीज लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर रिसोर्स ऑफ देयर ऑन। तो ये बातें बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से लोकल गवर्नमेंट को ही तो इंपावर किया गया था, लोकल गवर्नमेंट को ही तो इंपावर किया गया। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इट बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल बातें सही है, क्योंकि 1912 पहले भी इलेक्शंस होते थे लेकिन रेगुलरली नहीं होते थे। लेकिन 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट करने के बाद ये चीजें मैंडेटरी कर दी गई कि अब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में इलेक्शंस रेगुलर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है। सी की बात करें, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द गवर्नमेंट विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल क्या है, सही। ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। नो सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडी फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड, तो ये तो बिल्कुल ये गलत लिखा हुआ है। जबकि ये लोकल गवर्नमेंट में SC ST और OBC के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई थी, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई थी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में हमारा है पहला बी और सी, दूसरा है ए और सी, ए और डी, बी एंड डी। तो आप समझ चुके होंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए वाला। यानी बी और सी क्या है, राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। किसके पर्सपेक्टिव में, डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर 1992 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करें। लिखा है कि इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर 22 शेड्यूल लैंग्वेज इंक्लूडेड। 22 जो भाषाएं इंक्लूडेड हैं संविधान की किस अनुसूची में है, किस शेड्यूल में है। तो वो अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया था, वो है 8th शेड्यूल में। किस शेड्यूल में है, 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज, रूरल लोकल गवर्नमेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग जानते हैं पंचायती राज। किस नाम से जानते हैं, पंचायती राज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम लोग क्या जानते हैं, पंचायती राज के नाम से।
वहीं पे अर्बन लोकल गवर्नमेंट को हम लोग म्यूनसिपालिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। विच बॉडी कंडक्टेड द इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज, यानी लोकल गवर्नमेंट में, पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी का मतलब लोकल गवर्नमेंट में कौन सी बॉडी है इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है, कौन सी बॉडी इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इज द राइट आंसर, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज द राइट आंसर। इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बता दें आपको कि भारतीय संविधान के द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, ये आपको पता होगा। तो ना हिंदी को, ना इंग्लिश को, ना तमिल को, कोई भाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि ये सभी हमारी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में। किसमें? 8th शेड्यूल में टोटल 22 भाषाएं हैं। तो चाहिए हो कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। When power is taken from central and state and given to local government, ये तो डेफिनेशन है किसकी? डिसेंट्रलाइजेशन की। क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जब पावर सेंट्रल और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट तक ट्रांसफर कर दी जाए तो देन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर इज कॉल्ड म्यूनिसिपालिटी का हेड कौन होता है? म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। वहीं पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? मेयर। कौन होता है? मेयर। ये हमने पढ़ा हुआ था। तो वही पूछ रहा है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिसर होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा मेयर। क्या होगा? मेयर होगा। तो इसी के साथ हमने लगभग जितने भी क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन जो फंडामेंटल क्वेश्चन थे इस चैप्टर से संबंधित, उसको हमने डिस्कशन कर लिया और उन सभी एमसीक्यूज को, जो संभावित एमसीक्यूज हैं, उन सभी को देख लिया। अब इस चैप्टर का जो सेकेंड फेज हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो जितने भी असर्शन रीजन है, जितने भी हार्ड लेवल के एमसीक्यूज हैं, उन सभी को हम लोग हल करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। फिलहाल अभी हमारा जो सेशन चल रहा है, हर चैप्टर का डिस्कशन विथ उनके जो बेसिक फंडामेंटल एमसीक्यूज है उन सभी को हल करने में, यानी कि हम लोग बेसिक लेवल से अपनी पूरी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो ही हमारी पूरी सिविक्स कंप्लीट होती है लगभग 10 से 12 लेक्चर के बाद, तो हम लोग इस पूरे सिविक्स के जितने भी क्वेश्चंस, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, जितने भी असर्शन रीजन, केस बेस्ड, पिक्चर बेस्ड, जितने भी क्वेश्चन होंगे, उन सभी के लिए एक सेशन कंडक्ट करेंगे और सभी प्रश्नों को बाकायदा एक टू द पॉइंट डिस्कशन अपने आने वाले सेशंस में करने वाले हैं। सो आई होप आज के सेशन में जितने भी पॉइंट थे आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। सो आज के सेशन को इसी के साथ हम लोग साइन ऑफ करते हैं। आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू एंड योर एजुकेशन जर्नी। और अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और दबा के पढ़िए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।